पुस्तक का नाम लाला लाजपत राय, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। लाला जी अपने कर्तव्य में किस सीमा तक निस्वार्थ और निष्प्रह थे, इसका परिणाम इसी बात से मिलता है कि उन्होंने अवसर होने पर भी अपने पद और प्रभाव के आधार पर सस्ती जमीन जायदाद का लाभ नहीं उठाया, जबकि न जाने कितने निवास रहित परिवारों को स्थान स्थान पर चुंगी की जमीन पर मकान बना देने की अनुमति दिलवाई और किराया भी नाम मात्र का स्वीकृत करा दिया। उनके संबंधियों ने उनसे उस अवसर पर अपने पद का लाभ उठाने के लिए कहा और अपने लिए भी सस्ते दामों पर बड़े बड़े प्लॉट चाहे, किंतु लाला जी स्वयं तो लाभ में नहीं ही आए एवं अवसरवादी संबंधियों को भी अनुचित लाभ नहीं उठाने दिया। इस निष्प्रहता और ईमानदारी के लिए लोगों के कोप के साथ मूर्ख की उपाधि भी मिली, जिसे उन्होंने निर्विकार भाव से स्वीकार कर लिया। बाद में जब लाला लाजपत राय की सेवा भावना और देशभक्ति सर्वथा प्रमाणित हो गई, तो स्वार्थी लोगों को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उनकी इन सेवाओं और सद्भावनाओं के कारण लाला जी हिसार में बड़े लोकप्रिय हो गए। लोग उन्हें स्वभावतः अपना नेता मानने लगे। लाला जी ने अपनी इस नेतृत्वपूर्ण लोकप्रियता का लाभ उठाया, किंतु अपने लिए नहीं, जनहित के कार्यों के लिए। उन्होंने अपने समर्थकों की अनेक सभाएं की, जिनमें लोगों का ध्यान अनाथों की दशा की ओर आकर्षित किया और उनके लिए एक अनाथालय और एक उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जनता ने उनके इस प्रस्ताव का केवल समर्थन ही नहीं किया, बल्कि हाथों हाथ उसे कार्यान्वित भी कर दिया। जल्दी ही उसके लिए समिति गठित हो गई, एक कोष स्थापित हो गया, जमीन चुन ली गई और उद्योग का सरंजाम जुटने लगा। अनाथालय और अनाथों के लिए उद्योग की स्थापना ने समाज के न जाने कितने लोगों को आश्रय दिया। उनके तन पेट का जब पालन होने लगा, तो उनकी दुखी आत्माओं ने सुखी होकर लाला जी को जो मौन आशीष दिया होगा, उसका फल 100 साल की साधना से भी अधिक रहा होगा। कौन कह सकता है कि लाला जी के आगामी यशस्वी कामों की प्रेरणा और सफलता में अनाथों की मौन आत्माओं के योगदान न रहा हो। परमार्थ के इस रहस्य को तो कोई उपकारी ही जान सकता है। हिसार में वे अभी जन कल्याण की बहुत सी योजनाओं को कार्यान्वित करने के विषय में विचार कर रहे थे कि लाहौर की अनिवार्य आवश्यकताओं ने उन्हें फिर वहां बुला लिया। उनका पोषित डीएवी कॉलेज अव्यवस्था के कारण प्रगति से वंचित हो रहा था। उसके आधार आर्य समाज में फूट पड़ जाने से जनहित की बड़ी हानि हो रही थी और लाहौर का जन जागरण एक सच्चे नेता की मांग कर रहा था। यह थी वे अनिवार्य आवश्यकताएं, जिनके कारण हिसार छोड़कर उन्हें पुनः लाहौर जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने सबसे पहले कॉलेज कमेटी का मंत्री पद का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया। समिति की सम्मति और कॉलेज की व्यवस्था के लिए उन्होंने दिन और रात एक कर दिया। इसके लिए उन्हें जिसके पास जितनी बार जाना पड़ा वे गए, जिनकी खुशामद मिन्नत करनी पड़ी की और जो भी परिश्रम करना पड़ा किया। इस सदाशयता के लिए उन्होंने स्वाभिमान, संकोच, पद और प्रतिष्ठा के सारे अलंकार उतार कर रख दिए थे और यह सिद्ध कर दिया था कि जनसेवक का स्थान जनता जनार्दन के पैरों के पास होता है और नेतृत्व की सार्थकता सहनशीलता तथा विनम्रता में है। खंडित आर्य समाज को अखंड करने के लिए उन्होंने कितना प्रयत्न और सदस्यों की बैठक के साथ साथ सार्वजनिक सभाएं की,
इसकी कोई गणना नहीं है। सभाओं में लाला जी के सारपूर्ण भाषणों का बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा, जिससे आर्य समाज की दशा सुधार की दिशा में गतिमान होने लगी। उनके इन भाषणों का सारांश कुछ इस प्रकार होता था। स्वामी दयानंद की आत्मा का सच्चा स्वरूप, जिसे हम सब आर्य समाज कहते हैं, उन ईंट पत्थरों का नाम नहीं है जिन पर आप लोग झगड़ा करते हैं। आर्य समाज उन वैदिक सिद्धांतों का नाम है जिनमें भारतीय समाज का जीवन सन्निहित है। हम सब जनता की सेवा और अपने जीवन का सुधार करने के लिए इसमें सम्मिलित हुए हैं। इन मकानों पर अधिकार करने के लिए नहीं और न उनके लिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए। इन सब बातों में स्वामी दयानंद की आत्मा को कितना दुख होता होगा और जनता की कितनी हानि होती है, क्या आप लोगों को इसका विचार कभी नहीं आता? यह बात ठीक है कि आप लोगों ने काफी धन और समय लगाकर समाज मंदिर का निर्माण कराया है, फिर भी इस पर झगड़ा करना और पुलिस अदालत का सहारा लेना समाज के महान उद्देश्य के सर्वथा प्रतिकूल है। मुझे इस प्रकार के अधार्मिक और सिद्धांतघाती आचरण जरा भी पसंद नहीं है। मेरा आप लोगों से विनम्र आवेदन है कि इन आपसी झगड़ों को छोड़कर जन सेवा की ओर ध्यान दें, जिससे कि आर्य समाज के पावन उद्देश्य पूरे हो सकें। लाला जी के प्रयत्नों के फलस्वरूप कॉलेज कमेटी और आर्य समाज के सदस्यों में टूट फूट के तत्व कम हुए। आगे चलकर जनमत के दबाव में उन्हें 2 संस्थाओं का सभापतित्व भी वहन करना पड़ा। इन महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को निभाते हुए लाला जी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज समाचार नामक समाचार पत्र का संपादन भी करते थे और भारत सुधार तथा आर्य मैसेंजर नामक समाचार पत्रों का कार्य भी देखते थे। उनके लिए लेख लिखते और प्रकाशन का प्रबंध भी करते थे। इस जन सेवा की वेदी पर उन्होंने जो व्यक्तिगत त्याग किया था, उसके लिए वे निश्चय ही नमस्कार के योग्य माने जा सकते हैं। हिसार से जिस समय वे लाहौर के लिए रवाना हुए थे, उस समय उनकी वकालत की मासिक आय 1000 रुपये से 2000 रुपये तक थी। लाहौर में आकर वे जन सेवा के कार्यों में इस सीमा तक संलग्न हो गए कि वकालत के लिए उस सीमा तक ही समय एवं ध्यान देते थे, जिससे कि उनकी अपनी जीविका चलती रहे और परिवार को थोड़ी बहुत सहायता मिलती रहे। जन सेवा के सम्मुख उनकी दृष्टि में धन का कोई महत्व ही न रह गया। लाला लाजपत राय को दोबारा लाहौर आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। अभी उनके लोक सेवाओं का कार्यक्षेत्र पंजाब के कुछ जिलों तक ही फैल पाया था, किंतु 19वीं सदी के अंतिम 3-4 वर्षों की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने उनका सेवा क्षेत्र कई प्रांतों तक बढ़ा दिया। सन 1896-97 में लगभग पूरे भारत में सूखा पड़ गया, जिसने दुर्भिक्ष के रूप में सारे भारत में त्राही त्राही मचा दी। लोग इससे छूटने के उपायों में ठीक से लग ही नहीं पा रहे थे कि तब तक प्लेग फूट पड़ी। प्रकृति के इस तिहरे प्रकोप से प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। जनता और जन नेताओं की कौन कहे, सरकार तक के हाथ पांव फूल गए। ऐसे भयानक समय में लाला लाजपत राय ने जिस साहस, तत्परता और जन सेवा की भावनाओं का प्रमाण दिया, उससे देश की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर उठा लिया। लाला लाजपत राय तुरंत लाहौर छोड़कर अनावृष्टि, अकाल और महामारी से पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर निकल पड़े। उन्होंने आपत्तिग्रस्त जनता की जो दशा देखी, वह बड़ी हृदय विदारक थी। उन्होंने देखा कि प्लेग से प्रभावित लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं।
लोग भय से गांव छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं। परिवार के लोग तक अपने रोगियों के पास नहीं जाते। न कहीं दवा का प्रबंध है और न रोगियों की परिचर्या का प्रबंध। एक बड़ा समूह अनाथों और निराश्रितों की तरह मर रहा है। क्षेत्रों में शमशानों जैसा दृश्य उपस्थित हो गया है। इधर अनावृष्टि जन्य अकाल से भी हजारों आदमी दाने दाने को तरसकर अकाल मृत्यु मर रहे थे। लोगों ने पेड़ों के पत्ते और छालों तक को खा डाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक देखा कि भोजन पाने के लिए लोग अपने बच्चों और स्त्रियों तक को बेच रहे हैं। क्षुधा पीड़ित नारियां अपनी विभुक्षा से विवश होकर शील तक दे डालने पर उतर आई हैं। समाज की यह दशा देखकर लाला लाजपत राय आंसुओं से रो उठे, किंतु उससे भी अधिक दुख उन्हें यह देखकर हुआ कि उसी समाज में ऐसे नर पशु भी थे जो मनुष्यों की उस पीड़ा से लाभ उठा रहे थे। ईसाई मिशनरी भूखी जनता को थोड़ा सा भोजन देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी और मुनाफाखोर भयंकर रूप से उस भूखी जनता का खून चूस रहे थे। जहां उन्हें उस समय अन्न और धन के भंडार जनता के लिए बिना किसी मूल्य मुआवजे के खोल देने चाहिए थे, वहां वे एक के 10-10 बना रहे थे। थोड़े से भोजन और कुछ सिक्कों पर नर पिशाच विवश नारियों के सील का सौदा कर रहे थे। मानवता पर इस प्रकार का अमानवीय अत्याचार देखकर लाला लाजपत राय का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने उस आपत्तिग्रस्त जनता की सहायता में अपने प्राण तक दे देने का संकल्प कर लिया। उन्होंने अकाल पीड़ित क्षेत्रों के अंधाधुंध दौरे करने